अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। तलत हुसैन के साथ जियो न्यूज़ पर इस्लामाबाद स्टूडियो से। आज JIT के अंदर मज़ीद पेशियाँ हुई और उसके बाद मीडिया से बात करते हुए उस लाइन को दोहराया गया जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इख्तियार कर ली है कि इंसाफ नहीं हो रहा, अगरचे हम अदालत के हुक्म के ताबे हैं। आज साद रफ़ीक साहब ने दोबारा बयान जारी किया जिसके अंदर अपने कल के बयान की उन्होंने मज़ीद वजाहत की और कहा कि सियासी वर्कर जो महसूस करता है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको बयान करे, और बयान यही कर रहे हैं कि जमहूरियत को ख़तरा लाहक है और उनके खिलाफ साजिश हो रही है। बैनस्तूर पैगाम यही है। इमरान खान साहब ने वही किया जो करते हैं, दोबारा से मीडिया के ऊपर इल्ज़ामात की बौछाड़ की बग़ैर सबूत के, और बहुत सारी उन्होंने बातें की। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में तमाम अमूर का हम अहाता करेंगे। गवर्नर सिंध ने आज फिर बयान दिया और कहा कि JIT की रिपोर्ट जब सामने आएगी तो कोई फ़ौरन भौचाल नहीं आ जाएगा और उसके बाद एक तवील प्रोसेस है जिसके ज़रिए तमाम मामलात को गुजारना होगा। ये याद दहानी कराएं कि सिर्फ गवर्नर साहब का फोकस JIT के मामलात पर नहीं है। कल सिंध की काबीना ने नैब के कानून को भी फारिग करना है और ऑलरेडी सिंध के IG के सीनियर पुलिस अफसरान को तैनात करने के जो इख्तियारात हैं वो हुकूमत ने वापस ले लिए हैं। तो एक मरकज़ और सिंध के दरमियान आपको मुखासमत जन्नत लेते हुए नज़र आती है। और इसके साथ साथ हम सबको बड़ा शौक़ है कि जल्दी जल्दी ताकतवर हो जाएं, और जब एनर्जी डाउन हो तो एनर्जी ड्रिंक्स पी लें। एनर्जी ड्रिंक्स के ऊपर हम आपको एडिटोरियल कमेंट में बताएंगे कि ज़रा ध्यान से इनको पिया करें। बच्चे बिलखसूस अमरीकी और दुनिया भर के अंदर जो तहकीक हो रही है वो बता रहे हैं कि कहने को जो बहुत अच्छा है वो सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। तो इसके ऊपर हम एडिटोरियल कमेंट में बात करेंगे। सरदार नबील अहमद गबोल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हमारे पास स्टूडियोज़ में, उनका शुक्रिया। मुबशर जैदी सीजन जर्नलिस्ट, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, अपना प्रोग्राम भी डॉन न्यूज़ पर करते हैं, इनका भी शुक्रिया। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में एहसन इकबाल साहब वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी तरक्यात और इस्लाहात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से याद दहानी के लिए कि हम PTI के नुमाइंदगान को रोज़ाना अपने प्रोग्राम के अंदर बुलाते हैं और वो रोज़ाना इनकार करते हैं क्योंकि उन्होंने जियो का बायकाट किया हुआ है। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। गबोल साहब, नून लीग अब 2 दिन हो गए, 48 घंटे हो गए हैं, कल भी बयान आया, आज भी बयान आया, लाइन वही है। तो आपके ख्याल में कि अब करीब तरीन JIT की रिपोर्ट के सबमिट होने के वो मामला है कि उससे आगे भी ये देख रहे हैं कि हमें सियासत को कैसे चलाना है? जी, पहले तो मैं समझता हूँ कि इनको अब पता चल गया कि फ़ैसला क्या आने वाला है, एक बात। दूसरी बात ये कि बहुत दिनों से पहले भी इन्होंने डॉन लीक्स के ज़रिए हमारे इदारे को जो है बदनाम करने की कोशिश की। वो मामला ये समझ रहे हैं कि आपके इदारे को, यानी हमारे मुल्क के इदारे को नहीं, तो वो उनका मुल्क नहीं है। वो अब पता नहीं अगर अपना मुल्क का इदारा वो समझते तो वो डॉन लीक्स के ज़रिए अपने ही इदारे को बदनाम करने की कोशिश भी तो आपके तो एक बात। दूसरी बात ये है कि एक तो इनको समझ आ रहा है कि JIT का क्या रिपोर्ट आने वाली। दूसरी बात ये है कि ये फिर अगेन बदनाम कर रहे हैं हमारे इदारों को, ठीक, पाकिस्तान के हमारे बहुत अहम इदारों को बदनाम ये कर रहे हैं कि एक साजिश हो रही है, जमहूरियत को ख़तरा है। फिर ये डरा रहे हैं सारे सियासतदानों को कि एक ही ट्रक पे सब सवार हो जाएंगे। तो ये इसका क्या मतलब है? यानी आप साफ अल्फाज में भी बात नहीं कर पाते हैं और कह भी जाते हैं सब कुछ। तो अगर है तो कुछ सामने लाएं, कल भी हमने ये बात अगर है तो सामने लाएं, खुल के बात करें। ख्वाजा साद रफ़ीक के थ्रू बात नहीं करें, एहसन इकबाल के थ्रू बात करें जो समझदार है। एहसन इकबाल साहब समझदार नहीं, लेकिन एहसन इकबाल साहब भी उन्होंने कल बयान दिया, मैंने इसी वजह से उनको आज लाइन अप किया। उन्होंने भी एक इस तरह का स्टेटमेंट दिया जिससे लग रहा है कि कोई इनको ऐसी इतलात हैं जिस पे जमहूरियत को नुकसान ये खुद पहुंचाने की कोशिश ना करे। अगर इस तरह की इतलात हैं कि आपके तुंदिए बादी मुखालिफ चलने वाली है, लिहाजा पहले से ही अपनी उड़ान को एडजस्ट करें। ओके, एहसन इकबाल साहब, आपको आवाज़ आ रही? जी जी आ रही है। जी, ज़रा बताइएगा कि अब आपकी स्ट्रेटजी थोड़ी सी वजाहत होनी चाहिए। हमारा ख्याल था कि साद रफ़ीक ने कल एक बयान दे दिया, उसके बाद खामोशी, आज फिर बयानात की भरमार, कल आपका बयान चला, लाइन एक ही है। जी बताइएगा। देखिए तलत, इस वक्त पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट्स हैं हमें सिर्फ अपने मुल्क को पेश नज़र रख के नहीं देखना चाहिए बल्कि पूरे खिते की सूरत हाल को पेश नज़र रखना चाहिए। पाकिस्तान की एक तारीख है 70 साल की, उसमें हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बहुत बड़ी कीमत अदा कर चुके हैं। सिविल हुकूमतों को मुख्तलिफ मौक़ों पे गैर मुस्तहकम किया गया, हमारी मईशत ने उसकी बड़ी कीमत अदा की। जब से ये JIT का खेल शुरू हुआ है, किसी ने ये नहीं पूछा कि जो स्टॉक मार्केट में 12 अरब डॉलर का सरमाया डूब गया है, आखिर वो कौन रिकवर करेगा? ऐसा माजरत के साथ आप इसको खेल क्यों कह रहे हैं?
आपकी हुकूमत इस तमाम प्रोसेस का, अमल का हिस्सा है, सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हुई है, सुप्रीम कोर्ट का बेंच मौजूद है, उसने ये GIT बनाई है। आप एतराज, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लफ्ज़, बट व्हाई यू कॉलिंग इट अ खेल? अब क्यों खेल? मैं खेल इसलिए कह रहा हूं कि इस वक्त पाकिस्तान की एक सियासी कुव्वत है जिसका नाम है इमरान खान। वो हर शोबे के अंदर अपनी हसरतों को लेकर, उसकी ये बिला परवाह होकर कि मुल्क क्या कीमत अदा करेगा, उनको सिर्फ एक फोबिया है कि वो कश्मीर के अंदर नवाज शरीफ को इलेक्शन में हरा नहीं सके, वो गिलगित बल्तिस्तान में नहीं हरा सके, वो पेशावर के ज़िमनी इलेक्शन में नहीं जीत सके, वो बाकी मुल्क के अंदर किसी जगह उनसे नहीं जीत सके, जहां इलेक्शन होता है हार जाते हैं। अब वो ये चाहते हैं कि जो काम वो वोट की ताकत से नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट उनके लिए वो काम अदालत के जरिए करके दे कि नवाज शरीफ को उनके रास्ते से हटा दे। तो माशाल्लाह क्या वो इतने ही ताकतवर हैं कि वो पाकिस्तान के मोतबर इदारों के ऊपर अपनी मर्जी और मंशा, उन इदारों की मर्जी और मंशा के खिलाफ लागू कर दें? इतने ताकतवर हैं फिर उनको बन जाने चाहिए वज़ीर आज़म। ख्वाहिशात के ऊपर तो कोई कदर नहीं है ना, कोई भी इंसान किसी किस्म की ख्वाहिशात रख सकता है। और आज भी आप अगर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मुल्क के अंदर एक स्याह और सफेद की लाइन ड्रॉ की हुई है। उनके नजदीक जो उन्होंने अपने फॉलोअर्स को भी जिसके ऊपर बहुत ज्यादा एक एक्सट्रीमिस्ट बना दिया है कि उनके अलावा तमाम लोग शैतान हैं, उनके अलावा तमाम लोग इस मुल्क के अंदर बदउनवान हैं, करप्ट हैं, चोर हैं, और वो एक सिर्फ ईमानदारी की अलामत है। मैं तलत 3-4 बातें मोटी मोटी आपको एक बातें अगले राउंड के लिए रखिए। एक मिनट अगर हम मुझे दें, मुबशर ज़ैदी को इसके ऊपर लाना चाहूँगा। वो ही हैज़ अ पॉइंट में। गो अहेड मुबशर जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो बात एहसन इकबाल साहब या साद रफ़ीक कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने ऑन रिकॉर्ड जब कहा है कि वो अपने आप को सबमिट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आगे, JIT के आगे, तो वाई दिस डिफाइंस? मुझे अभी तो प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं हुआ। JIT का जो गबोल साहब ने भी कहा, हमें नज़र आ रहा है, कुछ हद तक सबको ही नज़र आ रहा है कि JIT अगर कोई बहुत ज़्यादा एडवर्स फाइंडिंग नहीं देगी तो ये एडवर्स फाइंडिंग ज़रूर देगी कि हमें तहकीकात नहीं करने दी गई और इनके बेसिस के ऊपर कोई केस बनाया जाए या ना, जिसका बहरहाल तयन जो है वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर की तरफ से अपने आप को फुली सबमिट कर दिया गया है, तो अब ये बात है कि 12 अरब रुपए डूब गए, तो किस वजह से डूबे? क्या प्राइम मिनिस्टर, ये तो एक अच्छी बात थी कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने आप को क्रेडिट लेती रही है, नून लीग क्रेडिट लेती रही है कि लॉ जो है उसके सामने हमने सबमिट किया है और कानून का बोल पड़ा। क्यों आ रही है? मुझे यही लगता है कि इनको ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट वो करेगी, सुप्रीम कोर्ट शायद कोई केस इंस्टीट्यूट कर दे, वो भी उतना डेवलप नहीं होगा। प्रीएम्प्ट कर रहे हैं और हो सकता है उसके थ्रू सियासी शहीद बनने की भी कोशिश कर रहे हो कि जनाब ये देखें हम मजलूम हैं, हमारे ऊपर जो है इतना। कबूल साहब लेकिन सियासतदान ये करते हैं वैसे, सारी जमातें एक्चुअली एक तो ये पैनिक जो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं इसको इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा समझ रहा हूँ। सियासी शहीद बनने की कोशिश बिल्कुल कर रहे हैं। एक्चुअली ये कहना कि 10 तारीख को JIT रिपोर्ट देगी और फ़ौरन सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा, ऐसा होगा नहीं। JIT को पहले स्टडी किया जाएगा, उसके बाद टाइम लगेगा फैसला करने में। क्या फैसला आता है वो सुप्रीम कोर्ट ही जाने। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो चाहते हैं कि फैसला जल्दी आ जाए, हमारे खिलाफ ही आ जाए लेकिन जल्दी आए। ये नून लीग हाँ, बिकॉज वो फिर देखिए अभी से उन्होंने कंट्रोवर्शियल तो बना दिया, उन्होंने कह दिया कि JIT जो है जल्दी चाहेंगे, वो उनको सेनेट के इलेक्शन जीतना चाहेंगे, इसलिए क्योंकि उनको पता है सेनेट तक नहीं पहुंच सकते। उनको ये पता है किस बुनियाद पर पता चले इसको। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक तो प्राइम मिनिस्टर को DC होना पड़ेगा। क्यों? मेरी नज़र में अगर आप देखिए ना, मैं आपको कानूनी बात कर रहा हूँ, अगर कानून आर्टिकल 62, 63 है और अगर JIT को जो कि नजर आ रहा है, JIT खुद कह भी रही है, हमें तो कोई नजर नहीं आ रहा। मेरे को तो JIT के स्टेटमेंट देख लेना, उन्होंने कहा कि ताउन ही नहीं कर रहे हैं, टेम्परिंग हो रही है पेपर्स के अंदर। इसके बाद JIT को आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो क्या रिपोर्ट देगी? हाँ जी हम सेटिस्फाई हैं, हमें मनी ट्रेल काफी है, साबित नहीं करना होगा। नहीं देखिए, JIT मनी ट्रेल को साबित वो लोग नहीं कर पा रहे ना, तो JIT की तो रिपोर्ट जाहिर है एडवर्स ही आएगा, इनके खिलाफ ही आएगा। इस फार्मूले पे तो आसिफ जरदारी साहब को भी फिर 62, 63 में आ जाना चाहिए था। बड़े आसिफ जरदारी साहब का केस नहीं चल रहा है ना, इनका केस चल रहा है। नहीं, केस तो इस तरीके से तो मैं भी आ जाऊंगा, आप भी आ जाएंगे, तलत भी आ जाएंगे। मैं आपको बताऊं क्यों आएंगे। सादिक अमीन क्या है कि कभी जिंदगी भर किसी के सामने झूठ नहीं बोला हो। मैंने तो 10 दफा झूठ बोला है, मैं मानता हूं।
आप वो पब्लिक ऑफिस होल्डर के लिए, पब्लिक ऑफिस होल्डर के लिए ना, पब्लिक ऑफिस होल्डर के लिए अगर पब्लिक, इसके बावजूद नहीं लागू, इसके बावजूद नहीं हो सकता, नहीं परफॉर्मेंस होगी, नंबर ठीक आएंगे हमारे पास। ऐसा इकबाल सर इसके ऊपर वापस आइएगा कि बहुत सारा ख्याल है कि आप पोजीशनिंग कर रहे हैं, ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है या बहरान पोजीशनिंग नहीं है। जी गो अहेड। आप देखिए, जिस दिन ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, हमने भी वेलकम किया कि जीआईटी बने और शफाफ तरीके से तहकीकात हों। ये हक है हर पार्टी का कि वो अपने मौक़िफ़ को पेश करे। देखिए, बेंच की तरफ से ये कहा गया कि हम किसी के मामे चाचे या पता नहीं इस तरह का कोई लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था कि किसी के रिश्तेदार या हमायती जीआईटी में नहीं रखेंगे। अगर हमायती रखना जीआईटी में इंसाफ के तकाज़ों के ख़िलाफ़ है तो किसी के मुखालफों को भी जीआईटी में डालना इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करता। आपको मालूम है कि फरमाइश के साथ उसमें व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए ऐसे नाम डाले गए हैं, शामिल किए गए हैं जो जनरल मुशर्रफ के दौर में नैब हंटिंग का ज़रिया थे शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़। फिर ऐसे लोग भी हैं कि जो हमारे मुखालिफ सियासी जमातों के साथ वाबस्ता हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, फेसबुक और सोशल मीडिया अकाउंट्स पुरस्कार तौर पे अचानक गायब कर। लेकिन ये तमाम मामला कदा कलामी, ये तमाम मामला पब्लिक के अंदर बार बार डिस्कस करने से कोई मटेरियल इफेक्ट जनरेट नहीं होता। आप सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के सामने चले जाएं, कह दीजिए कि ये आपका जो बेंच है, वहां गए हैं, ये सारी चीजें, ये सारे इतराजात वहां सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने भी उठाए गए हैं। मैं लार्जर बेंच की बात कर रहा हूँ, इस इंप्लीमेंटेशन बेंच की बात नहीं कर रहा हूँ। लार्जर बेंच के पास चले जाए, कह दीजिए कि तमाम प्रोसेस जो है मैं मंजूर नहीं है। अभी तो जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच इसको सुपरवाइज कर रहा है, हमें उस पर भी बड़ा एतमाद है। वो 3 जज हजरात मोहतरम हैं के सामने ये लेकर जाए गए। फिर इसी तरह आपने देखा कि जो तस्वीर का मामला हुआ, उसके ऊपर क्या चीज़ें हुई। तो ये सारी चीजें हैं जिनके ऊपर हम इसके बावजूद, क्या आपको फायदा होता है जब आप ये बार बार मामला पब्लिक में उठाते हैं? मैं सिर्फ क्या डज इट हेल्प यू सियासी जमात के तौर पर, आप इससे फायदा उठाते हैं या नहीं? हमारा ये फर्ज है कि अगर हम महसूस करें कि किसी जगह पर हमें इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं मिल रहे, हम अपना केस बताने के हक रखते हैं। और ये बात कौम भी देख रही है इस वक्त, इंडिपेंडेंट लोग जो हैं वो सब इस चीज को देख रहे हैं। और यही वजह है कि मैं समझता हूं कि आज भी मैं अपने हलके के अंदर था, लोग मिल रहे थे और जीआईटी की प्रोसीडिंग्स बड़ी हद तक लोगों की नजर में मुतनाज़े हो चुकी हैं। अच्छा, वो डिपेंड करता है अपने मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। अपने हल्के में अभी नबील गबोल साहब हमारे स्टूडियो में बैठ के अपने हल्के वालों से बात कर रहे थे और वो सारे बड़े खुश थे, हाथ हिला रहे थे। अपने हल्के में तो जाहिर है यही होगा। अपने हल्के में लेट मी ब्रिंग इन मोशर ज़ैदी है। एक सेकंड है मोशर, क्या ये मैटर करता है कि मीडिया के ऊपर क्या कहा जा रहा है? डज इट मैटर? क्योंकि मेरे सामने डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है, अगर हो सके तो दिखाएं, जिसमें उन्होंने कहा जी कि मैं CNN को अब फेक न्यूज़ नहीं फ्रॉड न्यूज़ कहूँगा, और मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैंने ये इलेक्शन जो है सोशल मीडिया के जरिए जीता है और ये नई प्रेसिडेंसी है। तो इमरान खान साहब भी जो मुंह में आते हैं कह देते हैं, बायकॉट कर देते हैं, ये भी कहते हैं। डज इट रियली मैटर? इफेक्ट होता है कि नहीं होता? मेरा नहीं ख्याल मीडिया का इस तरह बायकॉट करने का, मेरे ख्याल में एक नी जर्क रिएक्शन था, जिसमें से कन्वीनियंटली आप नी बाहर भी निकाल सकते हैं, से कुड बी जर्क रिएक्शन। लेकिन ये कि अगर यही फार्मूला अप्लाई हो तो फवाद चौधरी साहब जो स्पोक्समैन है वो एंकर बन के बैठे हुए हैं एक चैनल के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं। जस्ट सेइंग कि अगर फिर जो यार्डस्टिक है वो सबके लिए एक जैसी हो ना, और ये जितना एब्रप्टली ये डिसीजन लिया गया, मुझे एज ए जर्नलिस्ट मैं हैरान था कि व्हाई हैव दे डन इट। क्योंकि अमूमी तौर पर मीडिया के ऊपर जो कहा जाता है, चाहे वो सियासी बयानबाजी हो, जीआईटी के ऊपर हो, मीडिया के ऊपर, डज इट मैटर? इफेक्ट होता है उसका? नहीं होता? मेरा नहीं ख्याल होगा। मेरा इफेक्ट होता है जो बयानिया जाता है? नहीं, जो स्टेटमेंट, अगर देखें, एक तो इमरान खान को बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, ना किसी जमात के सरबराह को किसी भी चैनल का बॉयकॉट इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर आप नहीं आएंगे तो आपके खिलाफ बातें होंगी। आप आएंगे तो आप एटलीस्ट जवाब दे सकते हैं, आपको फेस करना चाहिए। हमारी जब गवर्नमेंट थी लास्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, सारे चैनल्स हमारे खिलाफ बोलते थे, लेकिन हम फेस करते थे, हम आते थे, हम जवाब देते थे। 2008 से 2013 जरूर जाता है कि हमने फेस किया हर, यानी हमारे खिलाफ जितनी क्रिटिसिज्म होती थी, मैं एज अ मिनिस्टर भी आता था पार्टी की तरफ से, जाओ फेस करो। तो मकसद ये है कि लेकिन फर्क पता क्या, मैं सिर्फ बात जारी, इमरान खान साहब का जो बायकॉट है वो इस पर नहीं है कि उन पर तनकीद होती है।
उनका ये है कि आप दूसरे का नुक्ता नजर क्यों लेके आते हैं, वो अपनी उनकी तो बहुत तारीफ होती है, जियो के ऊपर तो बहुत तारीफ होती है। मुस्लिम लीग नून ने ARY का बॉयकॉट किया हुआ, मैं यही बात कर रहा था ना, मुस्लिम लीग नून ने ARY को इसलिए बॉयकॉट किया क्योंकि वो समझते हैं कि वो उनके मुखालिफ कोई, तो एक दूसरे ये चैनल्स को मुतनाज़ा बनाना, मैं समझता हूँ कि चैनल्स सियासी केस तगड़ा होता ही नहीं होता, सियासी केस बिल्कुल तगड़ा नहीं होगा, आप कमजोर होंगे, आप कमजोर होंगे, क्योंकि हमारा काम है, हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, हमें फेस करना है पब्लिक को, और चैनल क्या है, पब्लिक देखती है हमें। आप तलत मुझे नहीं देख रहा है, मुझे जो है 20 करोड़ आवाम देख रही है, सुन रही है, तो मैं उनको बताना चाह रहा हूं कुछ, जिस तरह मैं उनको यह बताना चाह रहा हूं कि मुस्लिम लीग नून की प्लानिंग है और वो यही करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे वो। आज भी ये और सड़कों पे आना चाहते हैं, और वो सड़कों पे आने का मकसद क्या होगा, इलेक्शन कैंपेन का एक हिस्सा। आप तो लगता है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग अटेंड करके आए हैं, यासिन इकबाल साहब ज्यादा मुझे मैं बताऊं, मैं कल उनके एक MNA ने ड्यूरिंग टॉक शो के ब्रेक में ये बात कही कि हाँ बिल्कुल हमें बहुत परेशानी है, और इस वक्त अब आप ब्रेक लीक पे जा रहे हैं, ब्रेक के अंदर जो बात होती है उसमें लीक मैं नाम नहीं लूंगा उस MNA का, लेकिन उसे कहा, हमें ये कहा गया है, SN इकबाल साहब इसकी तरदीक करें या तस्दीक कि आप लोग अपने हलकों में जाएं और इलेक्शन की तैयारी करें। ऐसा इकबाल साहब, इलेक्शनियरिंग हो रही है ये? नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, कोई पैनिक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह PMLN का सॉलिड वोट बैंक है, और हमने पिछले 3 सालों में मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर गए हैं। ये वो जरदारी हुकूमत नहीं है कि जिसके अंदर हर आने वाला साल पिछले से बदतर है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हर आने वाला साल पिछले से बेहतर है। लिहाजा हमारा वोट बैंक इंटैक्ट है, हमारे वोट बैंक की नज़र में इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी कायम है, और अगर कोई किसी किस्म की ऐसी चीज़ होती है कि जो नाखुशगवार होगी, तो लोग इस बात को महसूस करेंगे कि वी हैव बीन रॉन्ग्ड, और उसका हमें कोई नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा होगा। लिहाजा हम बिल्कुल किसी किस्म के पैनिक में नहीं हैं। और मैं ये बात भी आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए इस वक्त नबील इकबाल साहब भी कुछ बात कर, एहसन इकबाल साहब आपने और साद रफीक ने, आप लोग दोनों ने कहा कि हमें 4.5 साल तक काम करने नहीं दिया गया, आवाम की खिदमत नहीं करने दी गई। चाइनीज प्रेसिडेंट आ रहा था, उसको भगा दिया गया। आपका बयान है, आप पहले से ही ये कह रहे हैं जब आप इलेक्शन में जाएंगे, जो आपको पता है कि अभी तक 18 घंटे की लोड शेडिंग है, तो आप लोग कहेंगे हम क्या करें, हमें काम करने नहीं दिया, इसलिए हमने आपको बिजली नहीं पहुंचाई। लोड शेडिंग खत्म हो रही है, और ये इंशाल्लाह ताला अगले 8 माह आए सिंध आए, 6 से आप मेरे साथ सिंध आए, वो सिर्फ मैं आपको 18 घंटे क्या, मैं आपको 20 घंटे की लोड शेडिंग दिखाऊं सिंध में। मेरे भाई सिर्फ उस जगह पे ज्यादा लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक करती है जहाँ पे बिजली की चोरी ज्यादा है, क्योंकि जहाँ बिजली की चोरी 90% है, पूरे सिंध में चोर है, पंजाब में चोर नहीं है। क्या बात करते हैं? जिन डिस्कोस के अंदर जिन ग्रिड्स के ऊपर ज्यादा बिजली की चोरी है, वहाँ पे लोड शेडिंग ज्यादा है, लेकिन जहाँ पर 80-90% अगर आपसे पूछ पाऊँ, इस अब ये जो बयानात सामने आ रहे हैं, इसका एक हमें बिल्डअप नजर आता है, तो मैं अगले जरा स्टेप की बात करना चाहता हूँ कि अगले हफ्ते के अंदर मरियम नवाज साहिबा को भी बुलाया गया है, और इत्तेफाक की बात है 5 जुलाई को बुलाया गया है, ज़ियाउल हक के कू वाले दिन। ये पता नहीं डेट 4 क्यों नहीं हो सकती थी और 6 क्यों नहीं हो सकती थी, पर इत्तेफाक की बात है 5 जुलाई को ज़ियाउल हक का कू और 5 जुलाई को पेश, हसीन इत्तेफाक भी हो सकता है, मैं इसके अंदर से कोई नतीजा नहीं करना चाहता। तो और भी लोग पेश होंगे, तो JIT की रिपोर्ट भी फाइनलाइज होगी। अगले स्टेप्स आपके क्या है, नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर आप क्या बयान के अंदर मजीद तुंदी लाएंगे, शिद्दत लाएंगे, कुछ और चीज़ें सामने लाएंगे, क्या होगा? नहीं, किसी किस्म की तुंदी और उस तरह की लाने की ज़रूरत नहीं है। हमने तो पहले दिन से कहा था कि हम GIT की और सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई में हिस्सा लेंगे और अपने केस को साबित करेंगे। और अभी भी आप देखिए कि प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ क्या केस है। प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ काम शुरू हुआ था पनामा से 2 फ्लैटों से, अब वो फ्लैट ख़त्म हो गए, पीछे रह गया, अब हुदैबिया चला गया, हुदैबिया से पता नहीं कहीं और निकल गया काम, और अब फिर ऑब्स्ट्रक्शन टू जस्टिस जो बात है, ये भी इसीलिए है कि कोई चीज़ नहीं बन रही। देखिए, प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ सिंपल ये नुक्ता बनता है कि उनके एसेट्स हैं और उनकी आमदनी के ज़राए हैं जो उन्होंने अपनी डिक्लेरेशन में दिए हुए हैं। अगर आप समझते हैं कि कोई उनके दरमियान नुक्स है या उनके दरमियान कंपैटिबिलिटी नहीं है, आप वो उजागर कीजिए, बताइए कि जनाब ये आपके एसेट्स और आपकी आमदनी के अंदर ये मुताबिकत नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का तो कहीं नाम नहीं है पनामा के अंदर, उनका नाम तो कहीं फ्लैट्स के अंदर नहीं है। लिहाजा अगर मैं मुबशर से थोड़ी सी असेसमेंट ले, मुबशर, अब इशू ये भी सामने आएगा कि क्या ये साबित होना था कि जुर्म हुआ है, या ये साबित होना था कि जिन पर इल्ज़ाम लगे हैं वो मासूम हैं।
अगर ये साबित होना था कि जुर्म हुआ तो फिर जेआईटी ने किस तरीके से काम किया, इसके ऊपर बड़ी बात होगी। क्या वो आर्म चेयर एनालिस्ट के तौर पे काम करते रहे, बैठे रहे स्टूडियो के अंदर और लोग आते रहे, इंटरव्यूज होते रहे, या उन्होंने सही तहकीकात की, या उनको इनसे तवक्को थी कि इनकी तरफ से दस्तावेजात सामने लाई जाए? तो ये बड़ा क्रूशियल इशू हो। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, फर्स्ट डे से मैं इस बात पर कायम हूँ कि ये जेआईटी जो थी उन्होंने शुरू में एक इजी रूट लिया। उन्होंने कहा कि कोई भी गवाह आएगा, जिस तरह तारिक शफी को पहले बुलाया गया और कहा गया कि सुल्तानी गवाह बन जाए, नहीं तो आप अंदर जाएंगे वरना वो अंदर जाएंगे, जो बहरहाल उन्होंने बाहर तो जो आसान तरीका वो यही था कि कोई एक बंदा फंस जाए जो कह दी हाँ जी मैं उगल देता हूँ कि कैसे हुआ, और हमें जो है बहुत ज़्यादा डीप डाउन हमें भी पता है एग्जैक्ट फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन इस मुल्क में बहुत मुश्किल है। उनको भी ये बात पता थी कि 60 दिन में आप कुछ नहीं कर सकते। जब इफ्तिखार चौधरी साहब आसिफ जरदारी के स्विस अकाउंट्स के ऊपर पूरा साल लगा के कुछ नहीं कर सके ना, तो 60 दिन में आपका ख्याल था कि फोरेंसिक्स कुछ हो जाएंगी। इट्स इम्पॉसिबल। द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू स्कटल एंड ऑब्स्ट्रक्ट एवरी मूव, चाहे वो आर्मी चीफ की तरफ से आए, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आए, माफ़ कीजिएगा, लेकिन जेआईटी ने भी ख़ुद को कंट्रोवर्शियल किया। उन्होंने जो चीज़ें बाद में उनकी सामने आई, तो वही बात है कि सानू मरन द शौक भी सी, शायद दे लोग तो जालिम सन, लेकिन जेआईटी ने अपने आप को कंट्रोवर्शियल करके मौका दिया हुकूमत को कि वो फौरन वो आ जाए। अदरवाइज एहसन साहब का आर्गूमेंट 1 सेकंड में सिर्फ ये हो सकता है कि अगर आपको इतना इतराज़ था तो आप रिव्यू फाइल कर देते सुप्रीम कोर्ट। उस वक्त तो आप गुलाब जामुन और लड्डू खिला रहे थे। ठीक, अब मुझे समझ आया कि इमरान खान ने भी क्यों लड्डू खाए और नवाज शरीफ ने भी क्यों लड्डू खाए, क्योंकि दोनों ने एक साथ। और अब बातें समझ के खुल के आ रही है। हमें भी समझाया ना इमरान खान ने इस बात के लड्डू खाया कि जो आज जेआईटी में हो रहा है। तलत आज पहले पता था कि जेआईटी में ये बात कंप्लीट करने आ रहा हूँ आपके पास। जेआईटी में जो है क्या होने जा रहा है। देखिए तारिक, आप कह रहे हैं ना कंट्रोवर्शियल, जेआईटी को जेआईटी ने खुद बनाया। तारिक शफी ने पहले दिन ही जैसे ही वो गए और उन्होंने कहा कि 2 मेंबरान ऐसे हैं जिन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की है। उनको ये नहीं कहना चाहिए था। मतलब ये कि बदतमीजी, देखिए उन्होंने इनका अल्फाज ये स्पेसिफिकली ये कहा कि इन्होंने हमें, अगर वैसे मैं जानना चाह रहा हूँ, अगर हो तो बदतमीजी नहीं कहनी चाहिए, कहनी चाहिए, लेकिन उन्होंने बदतमीजी, देखे ना इन्वेस्टिगेशन हुई, जो है आपको चाहिए था कि आप पिटिशन दाखिल करते कोर्ट में कि जी जो जेआईटी आपने बनाई है वो तो हमारे साथ इस तरह जुल्म कर रही है, हमें जिस तरह लोग गए थे डिसमिस हो गया, ठीक है ना। अब डिसमिस क्यों हुआ? क्योंकि वो झूठ साबित हुआ ना डिसमिस, वरना आप या तो सुप्रीम कोर्ट को आप पार्टी बना ले, या तो आप ये ना कहें ना कि जेआईटी जो है कंट्रोवर्शियल है, आप कहें सुप्रीम कोर्ट कंट्रोवर्शियल, ये बेंच आपका बेंच, सुप्रीम कोर्ट का बेंच कंट्रोवर्शियल है। आप नहीं कह रहे हैं बिकॉज आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का डर है। आप जेआईटी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, आप जेआईटी को गालियां नहीं दे रहे हैं, आप उसको कंट्रोवर्शियल नहीं बना रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। एहसन इकबाल साहब जी। देखिए, मैं सिर्फ तलत ये कहना चाहता हूँ कि बदकिस्मती से इस वक्त पूरे मुल्क को होस्टेज एक बयानिया ने बनाया जो खान साहब पेश कर रहे हैं। वो मुसलसल करप्शन के ख़िलाफ़ ख़ुद को मिस्टर क्लीन साबित कर रहे हैं, और ये चीज़ ज़रूरी है कि कौम को डीमिस्टिफाई की जाए कि उनका बयानिया कोई करप्शन के ख़िलाफ़ नहीं है बल्कि पॉलिटिक्स के ऊपर है। अगर वो करप्शन पे इतने दिल से यकीन रखते हैं तो आज केपी एक मिसाल होता करप्शन के ख़िलाफ़। उनके सूबे में एहतसाब कमीशन बना, जब उस कमीशन ने उनकी हुकूमत के लोगों की निशानदेही की उसको तोड़ दिया गया। लेकिन ऐसे साहब उन्होंने खामियां अपनी पार्टी में तब्दील नहीं हो जाती। नहीं, मैं आपसे अर्ज करूं, देखिए ये ज़रूरी है कि जो इस वक्त चैंपियन बने हुए हैं कि जी मैं जैसे ये करप्शन के खिलाफ क्रूसेडर हूं, वो करप्शन के खिलाफ क्रूसेडर नहीं है। उनकी अपनी पार्टी में जस्टिस वजीउद्दीन ने जब कहा करप्ट माफिया है उसको बाहर निकाल दिया, और उन लोगों को साथ कर दिया। उनके अपने एमपीएज एमएनएज उनकी सूबाई हुकूमत के खिलाफ बदतरीन करप्शन के इल्जामात लगाते हैं, उनको शटअप कॉल मिल जाती है। इशू उनका करप्शन नहीं है। मैं दोबारा बात दोहराऊंगा, वो ये चाहते हैं कि कोई गैबी मदद आए, चूंकि इलेक्शन के ज़रिए, जमहूरियत के ज़रिए वो नवाज शरीफ को शिकस्त नहीं दे सकते। कोई गैबी मदद उनको मिले, वो नवाज शरीफ को उनके मुकाबले से निकाले। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो भी जाता है, मैं फिर भी कहना चाहता हूं कि PMLN इस वक्त पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पार्टी है। खान साहब, आप उल्टे भी लटक जाएं, इलेक्शन नहीं जीत सकते, क्योंकि हमने पाकिस्तान को टर्न अराउंड किया है और पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं कि तारीख की सबसे बड़ी कोई भी उल्टा लटके नहीं। मसद आप जो मर्जी कर ले, मेरे मुहावरे के तौर पे है कि आप जिस तरह मुहावरे में कहते हैं कि जो मर्जी जतन कर लें,
आपको कुछ नहीं मिलने का, चूंकि ये मुल्क के लोग देखते हैं कि हमने 2013 को पाकिस्तान कहां से लिया था और आज 2017 में पाकिस्तान को कहां पे लाके खड़ा किया। इस गुजारिश के साथ के सहाफत जो है उसका अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, हम उसके ऊपर नहीं जाते हैं और बुरी सहाफत के पीछे अगर कोई मोटिव तलाश करता है वो भी ठीक है, लेकिन मुझे लगता है यूँ कि इमरान खान साहब का अपना मेरा एडिटोरियल असेसमेंट है कि इमरान खान साहब का जो बयानिया है कि इल्ज़ाम लगा देना है, वो अपने वोटर्स तो बड़े कन्विंस उनके साथ होते होंगे, लेकिन जो मिडिल ग्राउंड वोटर्स हैं वो शायद अब उतने कन्विंस ना होते हो। तो रिव्यू करना चाहिए हर लीडर को, हर जमात को अपना स्टैंस, सिर्फ कहने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बात दुरुस्त है कि अगर अच्छा काम किया तो वोटर डिसाइड कर लेगा और अगर अच्छा काम नहीं किया तो वोटर उल्टा लटका सकता है सियासी तौर पर आपको। होपफुली विल कम टू दैट पॉइंट जब वोटर डिसाइड करेगा और बीच में कोई बहुत बड़ा खड़ाक नहीं हो जाएगा। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगला सेगमेंट तैयार है, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। आए नाज़रीन, अब हम आपको लिए चलते हैं सिंध, जहाँ पे गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गवर्नर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ज़रा पहले तो आज आपका बयान बड़ा चल रहा है जिसमें आपने कहा जी कि 10 तारीख को यानी जिस दिन रिपोर्ट सबमिट करनी है GIT ने, बेंच के सामने कोई भौचाल नहीं आ जाएगा। ज़रा वजाहत करेंगे क्या मुराद इससे क्या है? एक तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है तलत साहब, ये तमाम जो अखाड़ पछाड़ है JIT का और सुप्रीम कोर्ट के पास ये जो केस है उसके तनाजुर में बहुत से स्टेक होल्डर्स हैं और एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स जो हैं जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ पाकिस्तान की मईशत से है, वो इन्वेस्टर्स हैं, डोमेस्टिक और फ़ॉरेन दोनों। और मेरा ख्याल है तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को इस चीज़ का एहसास करना चाहिए, अपोजिशन जमातों को, कि ये जब नारेबाजी होती है कि जी ये अब ख़त्म होने वाली है हुकूमत और ये हो, तो ये नर्व्स को इतना ख़राब करता है और सेंटिमेंट को इतना ख़राब करता है कि अगर शेख रशीद के उस पर चलाया जाए तो पिछले 4 साल से हर महीने हुकूमत गिरने वाली है। लेकिन जब ये कोरस बन के इतना स्ट्रॉन्ग एक आना शुरू हो जाता है, हर चीज़ जब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रही है तो हम सबको, और इसमें 2 स्टेक होल्डर्स हैं, 2 पार्टीज़ हैं, तो दोनों को मौका मिलना चाहिए। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है और इसमें प्राइम मिनिस्टर का या हुकूमत का गिरना कोई ऐसी कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। तो मेरा ख्याल है हमें खदशात को दूर करना चाहिए। और मैं पहली दफ़ा ये मैंने जुमे की सुबह को दिया था जब मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक मेजर इवेंट था और वो पूरी दुनिया सुन रही थी, तो उधर मुझे ये कहने की ज़रूरत भी थी कि ताकि नर्व्स को काम डाउन किया जाए और इन्वेस्टर्स को ये यकीन दिलाया। कितनी नर्वसनेस आपके ख्याल में जनरेट हुई है ये जो तनाज़ा चल रहा है? क्या एक तो यह, दूसरा उसके साथ आपके बैंकिंग शोबे और मईशत के मामले को सामने रखते हुए, इज़ देयर एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल, कोई दस्तावेजी सबूत है कि जी इतना लॉस जो है हो सकता है या हो चुका है? जी होता है। एक तो कुछ डायरेक्ट आपकी हम कोशिश कर रहे हैं जब से मैं यहाँ आया हूँ कि आप इन्वेस्टर्स को यहाँ लेके आएँ, और ख़ास तौर पर कराची की इम्प्रूव लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हवाले से। तो जब बहुत से मेजर ग्लोबल इन्वेस्टर्स के साथ बातचीत चल रही है और जब वो एक सॉर्ट ऑफ आपको मैसेज आता है वेट एंड सी वाला कि जी लेट थिंग्स सेटल डाउन इन पाकिस्तान, तो वो एक तो वो होता है इंडिकेटर। दूसरा ये है कि जैसे स्टॉक मार्केट है उसमें फॉरेनर्स ने सेलिंग पिछले 1 महीने से काफ़ी की है, उसकी दूसरी वजूहत भी हैं, बट स्टॉक मार्केट काफ़ी गिरी है, तो वो एक बिलियंस ऑफ रुपीज़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन कम हुई है, तो वो उसमें बहुत से दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं, बट ये एक मेजर फैक्टर है। और चूँकि ये बिजनेसमैन जो है वो एक पॉलिटिकल टर्मोइल नहीं चाहता, वो स्टेबिलिटी चाहता है। उस स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि हुकूमत कोई भी गलत काम करे उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। उसका मतलब सिर्फ ये होता है कि ये बावजूद इन सब चीज़ों के हुकूमत का और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस जारी रहेगा। बिकॉज पाकिस्तान का एक कॉन्टेक्स्ट है, एक हिस्ट्री है, तो लोगों को ये खदशात आते हैं, तो उसको बिल्कुल मैं तो बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस चलता रहेगा और हुकूमत अगले साल जब 2018 में इलेक्शन होंगे, इंशाल्लाह ताला इलेक्शन होंगे। अच्छा, इसके ऊपर जरा वापस आपने कहा कि इन्वेस्टर के जावे से देख लेते हैं, तो इन्वेस्टर ये भी देखता होगा कि सिंध की हुकूमत जो है वो नैब के इदारे को अमलन ख़त्म कर रही है। कल सुबह
काबीना ने जो फैसला किया था, यूनानिमस फैसला किया था, वो बिल पेश हो जाएगा रिपील का। वो ये भी देखता होगा जी कि पुलिस की जो अपॉइंटमेंट्स हैं, जो इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस है, वो भी जो है वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। तो वो ये भी देखता होगा कि बारिश कम होती है और पानी का भौचाल जो है शहर में ज़्यादा आ जाता है, वो गवर्नेंस भी देखता होगा। तो बहुत सारी चीज़ें देख रहा होगा ना। तो हालात ऐसे तो नहीं है कि सिर्फ GIT रिलेटेड मामलात ही कराची में से इन्वेस्टर को रोकने पर मजबूर कर रहे हैं। आप सही कह रहे हैं, ये इश्यूज़ जिन चीज़ों की निशानदेही आपने की है ये बहुत सीरियस है। जाहिर सी बात है, अगर नैब के हवाले से जो कैबिनेट ने डिसीजन किया, सिंध की कैबिनेट ने, और वो असेंबली में बिल पास होता है, तो क्वेश्चन ये है कि अकाउंटेबिलिटी के हवाले से अवाम के खदशात को, सिंध के अवाम के खदशात को कैसे दूर किया जाएगा, क्योंकि उसका अल्टरनेटिव भी आना चाहिए। ये तो नहीं कह सकते कि नैब का जो यहाँ एरिया ऑफ गवर्नेंस है वो ख़त्म कर देंगे। तो क्या हम कह रहे हैं कि नो टू अकाउंटेबिलिटी? तो वो एक, और ख़ास तौर पर इस माहौल में जहाँ हम JIT और ये फर्स्ट फैमिली की अकाउंटेबिलिटी तो मेरा ख्याल है ऐसे हो रही है जो दुनिया में कम होगा उसकी एग्ज़ाम्पल, और एक सूबे में जहाँ करप्शन के हवाले से बहुत ख़राब परसेप्शन है, तो वहाँ अगर आप ये कहें कि एक इदारा था, बावजूद उसकी कमज़ोरियों के, अगर आप उसकी जो लिमिटेशंस महदूद करना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है वो तो फिर लोगों का क्वेश्चन तो ये होगा व्हाट इज़ दी अल्टरनेटिव। तो वो तो अभी तक सामने नहीं आया। सिंध के IG के हवाले से आपकी बिल्कुल सही बात है कि कोई भी इतनी सीनियर लेवल पोजीशन हो, ख़ास तौर पर सिंध का IG, और उनकी जो एरिया ऑफ गवर्नेंस है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, तो मेरा ख्याल है मामलात को इतने अच्छे तरीके से नहीं समझे जाते। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी, अगेन वो एक्सपोज होकर सामने आ गया कि कितनी बुरी हालत है कराची में। थोड़ी सी बारिश होती है और सब कुछ धर्म भरम हो जाता है, और नॉर्मल जो ज़िंदगी है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ख़राब हद तक हो चुका है कि अब तो इन तीनों चारों मामलात के ऊपर आपकी क्या सिंध के चीफ मिनिस्टर से बात हुई? आपने इशू टेकअप किया है? क्योंकि मरकज़ ने इन पहले दोनों मामलात के ऊपर तो स्टैंड लिया हुआ है, वो भी तो एक मरकज़ के नुमाइंदे की हैसियत से क्या आपकी बातचीत हुई इन मामलात पर? ये नैब का तो अभी फ्राइडे को हुआ है, तो इस पर बात नहीं हुई है। बाकी मामलात पर तो होती रही है, IG के मामले पर भी होती रही है। हमारा मौक़िफ़ फेडरल गवर्नमेंट का बड़ा सिंपल है, और चूँकि वो हाई कोर्ट में भी अभी है, सिंध हाई कोर्ट ने, और उस फेडरल गवर्नमेंट के मौक़िफ़ की तायद की है कि जी क्रेडिबल 3 नाम भेज दें फेडरल हुकूमत को, और उसमें से हम सिलेक्ट करके दे देंगे। वो सिंध हुकूमत का राइट है कि क्रेडिबल नाम। और पिछली दफ़ा जब भेजे थे तो वो तीनों नाम ऐसे थे जिसको इवन सिंध हाई कोर्ट ने भी उसको मेरा ख्याल है एतराज़ किया, तो उसकी वजह से नहीं हो सके। तो बजाय कि एक लिमिटेड पावर्स वाला IG हो, फ़ाल होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, ताकि आवाम को कुछ सुकून मिल सके। जरा दूसरा मैं एक और वजाहत कर दूं JIT के हवाले से तल्लत, अगर आप कहते हैं। एक तो 10 तारीख के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट था कि 10 तारीख को JIT ने, जहाँ तक मेरी समझ है, 10 तारीख को उन्होंने रिपोर्ट देनी है सुप्रीम कोर्ट के बेंच को। तो 10 तारीखों को फैसला नहीं आ रहा कि लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि दिस वे और डेट वे कोई फ़ैसला आएगा। सो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तानी अवाम और इन्वेस्टर्स और सब समझें कि 10 तारीख को कोई फ़ैसला नहीं आने वाला। अब वो उसके बाद कितने हफ्ते लेते हैं, महीने लेते हैं सुप्रीम कोर्ट, वो तो डिपेंड करेगा कि क्या उनकी उसमें रिपोर्ट में शामिल है। तो इन्वेस्टर्स के जावे से अगर मैं इसी पर वापस जाना चाह रहा था कि क्या जल्दी फैसला, जल्दी क्लोजर जो है इस मामले का किसी भी तरफ हो, वो ज़्यादा सर्टेनिटी पैदा करेगा, या ये मामला अगर लटका रहा तो तब सर्टेनिटी ज़्यादा होगी? मतलब इन्वेस्टर किस चीज़ को देखेगा कि चलें जैसा भी हुआ तय हो गया, या वो देखेगा जी अभी मज़ीद 4 हफ्ते चाहिए, 6 हफ्ते चाहिए? नहीं, एक तो आपने कहा कि जैसा भी हो, नहीं जैसा भी हो के बारे में तो कंसर्न होगा। जितने भी इन्वेस्टर्स हैं बाय एंड लार्ज दुनिया भर के और पाकिस्तान के भी, वो तो चाहेंगे कि प्रेजेंट जो हुकूमत है लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, ये अपना टर्म पूरा करे, और ताकि उनको सुकून के साथ लास्ट 1 साल में काम करना का माहौल मिले।
कोई भी ये चीज़ होगी, अगर डिसीजन दूसरी तरफ आएगा जल्द या देर से, एक तो जल्द आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है कि वो तो जल्दी से पाकिस्तान शुड मूव अहेड और इस चीज़ से आगे चलें, बिकॉज सबसे ज़्यादा एजेंडा जो इम्पॉर्टेंट एजेंडा जो है वो सब मिस कर देते हैं, अवाम की वेलफेयर। और अवाम की वेलफेयर होती है जब माहौल इस किस्म का हो जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटी नॉर्मलाइज हो। तो जल्द फैसला आए और वो फैसला आए जिसमें कंटिन्यूटी हो, तो मेरा ख्याल है वो सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल होगा। मेरा इसमें तो दो राय नहीं। अगर मैं इन्वेस्टर हूँ तो मैं क्या ये नहीं देख रहा हूँ कि इस मुल्क का वज़ीर आज़म जो है सुप्रीम कोर्ट के बेंच के ताबे बनी हुई है, JIT के सामने उसकी तमाम फैमिली बैठी हुई है और मनी लॉन्ड्रिंग के और करप्शन के सीरियस चार्जेस इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं। क्या बतौर इन्वेस्टर मिले ये वरी नहीं होगी कि ये कैसा मुल्क है जिसके वज़ीर आज़म और उसकी फैमिली के ऊपर इतने संजीदा चार्जेस हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ये काम करना पड़ा? तो मैं ये भी तो देख रहा हूँ कि नहीं। इसको दूसरी तरफ से देते हैं। मैं तो जितने भी इन्वेस्टर्स से मिला हूँ और इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंसेस में भी गया हूँ पिछले चंद माह में, दोहा में अभी इकोनॉमिक समिट था, उससे पहले दुबई में भी इकोनॉमी रिलेटेड एक, तो मेरा तो मौक़िफ़ ये है कि हेयर इज़ पाकिस्तान जो ज़बरदस्त एग्जाम्पल है कि जहाँ एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर अपनी फैमिली के साथ अकाउंटेबल है हाईएस्ट बॉडी के सामने, और JIT जिसमें अफसरान शामिल हैं ग्रेड 19, 20 या जिसके भी, जो हुकूमत का हिस्सा है और बावजूद इसके वो प्राइम मिनिस्टर को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो ये तो एक बहुत ही पॉजिटिव साइड है। तो ये तो हम जैसे, अगर हमें तो एग्जांपल्स बताई जाती थी, हमें ख़ुद ऑपोजिशन लीडर्स बताते थे खुलफाए राशिदीन के हवाले से, और यूरोप में ज़बरदस्त अकाउंटेबिलिटी की जो या अमेरिका में है, तो ये इससे कोई वो नहीं होता। दूसरा उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बावजूद इसके कि 1.5 साल से इतना ज़बरदस्त चल रहा है, अभी तक कुछ ऐसी चीज़ नहीं आई है जिसमें ये आइडेंटिफाई हो सके कि बावजूद इसके सब इल्ज़ामात के कुछ उन्होंने किया है। तो अभी तक तो यहाँ ये पोजीशन है कि नथिंग हैज़ बीन सॉर्ट ऑफ फाउंड आउट कि जी वो आप मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। ज़ुबैर साहब, गैर यकीनी की जो सूरत हाल है उसके अंदर अब बड़ा हिस्सा नून लीग के लीडरान के बयानात ने भी डालना शुरू किया है, जिसके अंदर बैन-ए-सतूर मिलिट्री टेक ओवर की बात कर रहे हैं, साजिश की बात कर रहे हैं, कठपुतलियों की बात कर रहे हैं। तो गैर यकीनी की सूरत हाल तो उस बयानबाजी के ज़रिए भी तो बन रही है। नहीं, मेरा ख्याल है उसमें अगेन देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक पॉलिटिकल हकीकत है। ना चाहते हुए भी आप इसको लीगैलिटी को पॉलिटिक्स से अलग नहीं कर सकते, और जो अवाम जो लाखों करोड़ों जानने वाले हैं, और मेरा ख्याल है अभी तक के जितने भी इंडिकेटर्स हैं उससे तो यही जाहिर है कि ये सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात है बाय एंड लार्ज। तो जाहिर है लोगों के इमोशंस भी हैं इसमें, और ये मेरा अपना असेसमेंट है कि 20 अप्रैल के डिसीजन के बाद जो सपोर्टर्स हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, उनके लिए अब ये उसकी हैसियत बहुत कम हो गई है कि वो फ्लैट्स क्या थे, वो कब ख़रीदे गए, बल्कि इसकी हकीकत सामने उभर के आई है कि ये एक पॉलिटिकल चीज़ है और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। सो उनके जो नीचे से वर्कर्स के जज्बात होते हैं वो ऊपर भी आते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि जो मर्जी कह के निकल जाएं। आपने निहाल हाशमी केस में देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने बावजूद इसके कि वो इसी केस की बात कर रहे थे और एक कंट्रोवर्शियल बात कर रहे थे, तो उनको फारिग भी कर दिया गया। तो ये नहीं है कि अनलिमिटेड जो मर्जी जज्बात का इजहार हो जाए, बट विद इन लिमिटेशंस। और तलत अगेन पाकिस्तान की हिस्ट्री है, उसका कॉन्टेक्स्ट है, पुरानी हिस्ट्री दोहराने का ख़तरात भी होते हैं, तो उस हवाले से भी कई दफ़ा जज्बात का इजहार होता है। ओके, आई हैव टू लीव इट देयर। गवर्नर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। कराची के हालात से लेकर कराची के मामलात को उठाते हुए सिंध हुकूमत के साथ ताल्लुकात मरकज़ के कैसे हैं और JIT का क्या होगा, आपने बयान दिया। एडिटोरियल कमेंट नाज़रीन हमारा बाकी है, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। आइए नाज़रीन, चलते हैं अहम नुक्ते की तरफ। अहम नुक्ते का ताल्लुक एनर्जी ड्रिंक्स और उनकी हर तरफ होने वाली तशहीर से है। हमारी जिम्मेदारी है आगाही। हो सकता है हमारे प्रोग्राम के दौरान भी ये इश्तिहारात चलते हों जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। हम एडिटोरियली आपको बता सकते हैं कि एनर्जी ड्रिंक्स के बारे में दुनिया में क्या तहकीक हुई है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की जो तहकीक है उसके मुताबिक तवानाई वाले मशरूबात या एनर्जी ड्रिंक्स जवानों के लिए और बच्चों के लिए इंतहाई ख़तरनाक
खतरनाक हैं और जो केसेस सामने आए हैं उनके अंदर बच्चों के दिल बंद हुए हैं, वो कौमे के अंदर चले गए हैं और 20 और 25 के दरमियान जो अफराद हैं उनके ऊपर एनर्जी ड्रिंक्स का बहुत बुरा असर होता है। जो कैफीन की मिकदार है तवानाई वाले नाम नहाद मशरूब के अंदर वो कॉफ़ी से भी कहीं ज़्यादा है और बाज़ वाक़यात के अंदर एनर्जी ड्रिंक कॉफ़ी जब मिला के यके बाद दीगरी पी गई तो उसके बाद बच्चों के दिल बंद हो गए। अमेरिका में 2005 से 2011 में तवानाई वाले मशरूबात के सिलसिले में हंगामी तौर पर अस्पतालों के अंदर जो लोग लाए गए, एमरजेंसी के अंदर उनकी तादाद 1500 से 20,000 तक पहुँच गई है। तो बदतरीन चीज़ें अच्छे पैकेजेस के अंदर दी जा रही हैं, कोई पर नहीं लग जाते, आप बिल्कुल मशीनों को चार्ज नहीं कर सकते, आप उड़ नहीं सकते, आप बिस्तर से लग सकते हैं और आपकी जान को ख़तरा हो सकता है। ये वो एनर्जी ड्रिंक्स हैं जो अच्छे पैकेजेस के अंदर आपको दिए जा रहे हैं, नहीं दिए जाने चाहिए और इन इश्तिहारात की भी रेगुलेशन होनी चाहिए। हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।